सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। बताओ। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम दिखा। सेम टू सेम आ गया। मुझे लगा सर आपने पेपर लीक कर दिया था, नहीं क्या कर दिया, बिल्कुल सर बिल्कुल डिट्टो वही हो। आप तो पेपर ही आउट कर दिया सर एग्जाम के पहले, तो मतलब मानना पड़ेगा सर, आप भगवान है सर मैथ के सर। हाँ बेटा कैसा हुआ? सर पुलिस से बच के रहना, पूरा पेपर तो आपने बता दिया। पूरा पेपर आ गया वही वाला? पूरा भाई। क्या बात है। 90% क्वेश्चन आपके जैसे सेम वैल्यू। अच्छा सेम वैल्यू भी आ गई? वैल्यूज भी सेम थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मजा आ गया आज के पेपर में। कैसा हुआ? सर सारे सेम क्वेश्चन थे, मतलब ऑलमोस्ट मेथड सेम ही था सबका। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे गेस्ट पेपर से, आपके वीडियोस से और जो आपने लाइव करवाया था उससे। उसकी वजह से जो पेपर आया था वो बहुत इजी था। इट वाज स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग रादर। हो गया पेपर आज। धुआं कर दिया? बिल्कुल सर, आपने कहा था सेक्टर सी से स्टार्ट करना, सर सेक्टर सी वही आया जो आपने पढ़ाया था। घर वाले? थैंक यू सर, आपके बिना कुछ नहीं था। एग्जैक्टली एक साल पहले तो उम्मीद भी नहीं की थी इतना अच्छा जाएगा। सर पेपर आज का बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा हुआ। यस सर। वेरी गुड। जो पढ़ाया था आया? यस, आप जो क्लास में करवाई थे वो इस टाइप का समझ आया था। अरे वेरी गुड। यस सर, 11th क्लास में कभी मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता था, पर आपकी सब्जेक्ट की तरफ से इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने? समथिंग अबाउट अ ट्रुथ टेबल। क्या होता है ट्रुथ टेबल, उसको समझते हैं। भाई दो स्टेटमेंट्स हैं, दो चीजें हैं, वो तो यार ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। अब कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सब पढ़ रहे हो, आप सबने मैथ्स का कोर्स लिया, सबने देखा भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। एवरीवन नोस कि भाई अगर मेरे पास दो शर्ट्स हैं और दो पैंट्स हैं, मेरे पास चार आउटफिट्स हैं। मेरे पास दो आउटफिट नहीं, मेरे पास चार आउटफिट है। बिकॉज अगर मैं अपनी ब्लैक शर्ट ले रहा हूं, मैं एक डार्क ब्लू जीन्स के साथ और लाइट ब्लू जीन्स के साथ पहन सकता हूं। एक मैं मरून शर्ट पहन रहा हूं, तब भी मैं डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के साथ पहन सकता हूं। सो आई हैव 4 आउटफिट्स एंड नॉट 2। बात समझ में आ रही है? सो ये जो चीज है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली चीज यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने अभी अपने प्रोपोजिशंस देखे ए और बी, ए और बी को देखा। अब ये ए और बी जो है, इट कैन आइदर बी ट्रू फॉल्स, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि भाई दोनों ही फॉल्स हो जाए, ऐसा हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो जाए। ये होगा कि भाई इनमें से कोई एक ट्रू हो, ईदर ऑफ दीज ट्रू, चाहे एफ बी ट्रू हो, ए फॉल्स हो, या एफ फॉल्स बी फॉल्स हो, ए ट्रू हो। या ये भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ ट्रू हो जाए। तो नो अदर कॉम्बिनेशन विल एग्जिस्ट, नो अदर कॉम्बिनेशन विल एग्जिस्ट। ये चार ही कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं। तो ये आपकी कहलाती है ट्रुथ टेबल, जहां पे जो आपका आउटपुट होता है, जो आप एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहते हो, उसको मैं कहता हूं ट्रुथ कॉलम। दिस इज नोन एज अ ट्रुथ कॉलम। अब ट्रुथ कॉलम, जैसे कि अभी मैं ए प्लस बी की बात कर रहा था, आपने देखा कि इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोस अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, वरना आउटपुट ट्रू आएगा। तो ऑन दैट लॉजिक ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। तो ट्रुथ कॉलम का ये होता है काम कि जो भी कनेक्टिव आप यूज कर रहे हो, उस कनेक्टिव के बेसिस पे वो दो स्टेटमेंट्स कैसे रिलेटेड है वो हमें समझना होता है। अब देखो जनरली ना ट्रू फॉल्स लिखने वाले बहुत ज्यादा टीडियस होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी लिख लिया तो वी राइट इट एज 0 1 0 1 0 0 1 1, where 0 represents false, 1 represents true, where 0 represents false and 1 represents true। तो भाई ये लिखना ज्यादा आसान, तो जल्दी भी हम लिख सकते हैं बिना कॉम्बिनेशन बनाए। तो भाई ट्रुथ टेबल बनाने का जो मेन तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे आपकी ट्रुथ टेबल बनती है। मान लो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, n जैसे इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल ए और बी दो वेरिएबल थे, तो आपके यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे आपके दो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज बनेंगी, दैट वुड बी 2 raised to the power n, that would be 2 raised to the power n। तो what I mean by that is कि अगर आप ट्रुथ टेबल बना रहे हो ए और बी में, तो आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो इन दो वेरिएबल्स के लिए जो आपकी रो बनती है, रो मतलब ये वाली वैल्यू 1 2 3 एंड 4, ये जो रोज बनेंगी आपकी, ये चार ही बनेंगी। व्हाई? बिकॉज आपके वेरिएबल दो थे, दैट्स व्हाई। एंड देखो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है, ये जो फाइनल कॉलम है आपका आउटपुट कॉलम है, उसके साथ हमें नहीं छेड़खानी करनी, ये बात में यूज आएगा। लेकिन ए बी के साथ यू हैव टू यूज दिस। हाउ यू यूज दिस कि भाई जो सबसे राइट मोस्ट वेरिएबल है, राइट में इसमें ए बी दो वेरिएबल है, राइट में बी है, तो राइट ऑल्टरनेटिवली 0 1 0 1। फिर जब लेफ्ट हैंड साइड एक बार शिफ्ट करोगे तो जो नंबर ऑफ जीरोस थे वो डबल हो जाएंगे, एंड फिर उसके बाद वही पैटर्न रिपीट होगा। तो 0 1 0 1 0 0 1 1, दैट्स हाउ यू मेक अ ट्रुथ टेबल। तो जो प्रोसेस हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल लेते वो अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तीन वेरिएबल की बात करूं, इफ आई राइट अबाउट ए बी एंड सी,
नाउ इसका एक चीज फायदा क्या होता है, आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा ये ट्रुथ कॉलम होगा, दिस इज योर ट्रुथ कॉलम। ट्रुथ कॉलम मतलब आउटपुट वाला कॉलम जो होता है उसको हम ट्रुथ कॉलम कहते हैं, मोर ऑफ दैट बाद में। लेकिन कितनी बार जाना है भाई, यहां तो 4 लिखा था, यहां कितना लिखना है, वेरिएबल है 3 और 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब यहां पे 8 लाइंस में मेरे को लिखना है। लिखने का वही तरीका है, राइट मोस्ट वेरिएबल इज सी, स्टार्टिंग विद सी, राइट ऑल्टरनेट 0 1 0 1 एंड 0 1। बात समझ में आई? देन लेफ्ट शिफ्ट करोगे, वी हैव टू राइट 0 0 1 1 अगेन 0 0 एंड 1 1। फिर एक शिफ्ट करोगे, देन यू राइट 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। अब ये ट्रुथ टेबल जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 5 नंबर का एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जो ट्रुथ टेबल पे होता है। इस नेगेशन को समझते हैं, ठीक है, नेगेशन को समझते हैं और आखिरी में भी एक बार नेगेशन को और देखेंगे। समझो भाई, आपके पास कोई भी आप इनपुट देते हो, कोई भी आप इनपुट देते हो, उसका एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है। अब इसके लिए वेरिएबल सिर्फ एक है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज ए, बी नहीं है अभी, सिर्फ ए है। तो इस ए के बेसिस पे अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है तो ये 0 1 बनेगी। जैसे शुरू करते हैं, 2 बनेगी क्योंकि 2 की एक वेरिएबल है, 2 की पावर 2 ही रो बनाने को परमिट करता है। तो ए नॉट का मतलब होता है 1 0, मतलब अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 1 आएगा, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0। नॉट का काम इतना होता है, नेगेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं। डिसजंक्शन को ध्यान से समझो। डिसजंक्शन का मतलब होता है अगर आपने लिखा ए बी, ए और बी, इस तरीके से जनरली क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज 0 1 0 1, इधर 0 0 1 1। मैं बार बार आपको ये ट्रुथ टेबल का लॉजिक समझा रहा हूं क्योंकि बहुत काम आता है जल्दी जल्दी करने में। अब आउटपुट में देखो, अगर दोनों फॉल्स हैं, मतलब दोनों ही जीरोस हैं, तो आउटपुट में ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये डिसजंक्शन वाला आउटपुट होता है। 3 में भी जल्दी से आप कर सकते हो, तो एटलीस्ट सारे अगर 0 नहीं है, सारे 0 नहीं है तो आंसर में 0 नहीं आएगा, 1 आएगा ही आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस बी। तो लिखने का तरीका आपको स्विच करना आना चाहिए, वी दिखे तो प्लस लिखना है, ठीक है। सिमिलरली कंजंक्शन में यू हैव ए बी एंड ए इन कंजंक्शन बी, ठीक है, डिसजंक्शन कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। वी हैव 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1, ठीक। अब नॉट का मतलब ये होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एंड पढ़ते ना, दिस इज नोन एज एंड। एंड मतलब 0 and 0, false and false will give you a false, false and a true will give you a false, true and a false will also give you a false, true and a true will give you a 1। तो दोनों 1 होंगे तभी आंसर में 1 आएगा, वरना हर केस में 0 आएगा। इट्स सेम एज मल्टीप्लिकेशन। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, बट मेरा मेन जो काम था उसको ये समझाना था, यहां तक आना था। तो इंप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा, ए इंप्लाइड बी अगर आप लिख रहे हो, इसका मतलब होता है ए नॉट प्लस बी या ए निगेशन प्लस बी, इसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी रीड करते हैं। तो दिस एरो, एरो का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, राइट, एरो का कोई लिटरल मीनिंग होता ही नहीं है, उसको इस तरीके से जोड़ा गया, उसमें डिसजंक्शन और नॉट दोनों यूज करे गए, तो हमने एरो का क्रिएशन किया, ठीक है। डिसजंक्शन और नॉट मतलब नेगेशन दोनों का यूज करके एरो का क्रिएशन किया और उसको इंप्लीकेशन बोल दिया, क्लियर है। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको बना भी सकते हो, प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से। देखो ए है, बी है और ए इंप्लाई बी लिखा है, याद रखना इसको बड़े आराम से करेंगे, 3 वाला बीसी में करेंगे। 0 1 0 1 ये हो जाएगा 0 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। आप क्या रीड कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो ए इंप्लाई बी, मतलब इस डायरेक्शन में आपको रीड करना है, ए इंप्लाइज बी, 0 इंप्लाइज 1, 1 इंप्लाइज 0, 1 इंप्लाइज 1। तो हर एक केस में आंसर 1 आएगा एक्सेप्ट फॉर दिस वन, हर एक केस में आंसर 1 आएगा एक्सेप्ट फॉर दिस वन। तो कभी भी ना इंप्लीकेशन में, बस इंप्लीकेशन का एक छोटा सा फंडा याद कर लो, कभी भी ना इस तरीके से लिखा है टेल पे 1 है हेड पे 0 तो आंसर विल बी 0, ये एक फंडा है, बाकी हर जगह 1 होगा। ये एक जगह है प्रॉब्लमैटिक, कभी भी टेल पे 1 होगा और हेड पे 0 तो उसका आउटपुट भी 0 आएगा, क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर 3 वेरिएबल बना के समझाता हूं। तो अगर मैं लिख रहा हूं ए इंप्लाइज बी, तो इसमें जो ये टेल पे चीज लिखी है, जो टेल पे चीज लिखी होती है, वी रेड इट एज द एंटीसीडेंट, इसको हम पढ़ते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, इसका नाम है, ये एंटीसीडेंट कहलाता है। और जो हेड पे होता है ये आपका कंसीक्वेंट कहलाता है। भाई अगर तेज लगे स्पीड तो बता देना, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट में, क्लियर बच्चों। तो ये एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट की कहानी बन जाती है। लेकिन क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी इंप्लाइज ए, तो क्या बी कंसीक्वेंट और ए एंटीसीडेंट? नहीं, तो जो टेल पे है उसी को एंटीसीडेंट रीड करना है और जो हेड पे है वही मेरा कंसीक्वेंट होता है। तो बी और ए अपने आप में एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट नहीं है, बी और ए की अपनी पोजीशंस की वजह से एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट कहलाते हैं। इसके बेसिस पे 2-4 चीजें अभी और आती हैं, वी गेट टू दैट, बट ये शॉर्टकट आपको ध्यान से समझना है। कभी भी आपको इस तरीके से लिखे 1 implies 0 इक्वल्स, तो आपको आंसर क्या लिखना है आउटपुट में, इट इज 0। तो इकलौता ये केस था जहां 0 आया था, बाकी देखो हर चाहे 0 हो, चाहे ये वाला 0 चाहे ये वाला, इट डजंट मैटर, सिर्फ वाला 1 और दूसरा 0 आउटपुट में 0, बाकी हर केस में 1 रहेगा, प्लीज रिमेंबर दिस। तो अगर मैं इसको 3 वेरिएबल का बना के दिखाऊं आपको, ए बी सी,
तो मान लो आपको निकालना ये है कुछ कि A implies B implies C, तो आप तीनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले मैं A imply B निकालूंगा, फिर उसको C से imply कर दूंगा. बात समझ में आई? तो पहले क्या करना है, A imply B निकाल लेते हैं. तो लेट्स राइट, अच्छा एक सेकेंड, अब I'm not going to use this, मैं इसको कॉपी कर लूंगा. I'm going to use this वाला, ठीक है, वो सेफ कॉपी रहेगा. अब देखो मेरे को क्या निकालना है, पहले मैं A imply B निकालूंगा. I need to find A imply B, then I need to find जो आया है A imply B, that answer implied with C. तो मेरे वेरिएबल्स क्या हैं, मेरे वेरिएबल सिर्फ A B C हैं, ध्यान से इसको समझना. मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं that is just A B and C. तो तीन वेरिएबल्स में जो सबसे राइट मोस्ट उससे मुझे शुरू करना है. तो स्टार्ट राइटिंग 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर लेफ्ट में आओगे इट विल बी 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1, फिर 4 बार 0 आएगा, देन 4 बार 1 आ जाएगा. सारे कॉम्बिनेशन इसमें कवर हो जाएंगे. A implies B. अब बच्चों ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना इसको, कि आप सब में डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते हो, सब में डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, किसमें नहीं लिख सकते हो वो देखो, ठीक है. तो जब आप 1 लिखोगे तो आपको ये नोटिस करना है ये वाला पैटर्न कि भाई 1 implies 0 जहां पे है उसका आंसर 0 लिखना है. तो 1 implies 0 इस जगह पर है, 1 implies 0 इस जगह पे और कहीं भी नहीं है. इस तरीके से ना A implies B, ये ध्यान पड़ना क्या लिखा है, दिस इज A imply B, तो मुझे इस डायरेक्शन में देखना है. A imply B, तो 0 implies 0 0 implies 0 0 imply 1. तो ये वाले दो रोज ऐसे हैं जहां पे मुझे आंसर में आउटपुट में 0 लिखना है. तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा, बाकी सॉरी मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, बाकी हर जगह पे इट विल बी अ 1, ठीक है, बाकी हर जगह पे इट विल बी अ 1, क्योंकि मैंने सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को ध्यान दिया, A implies B को. करेक्ट है. अब इसके बाद देखो कहानी पलटेगी. क्यों पलटेगी, क्योंकि अब मुझे निकालना है A imply B imply C. तो समझो भाई ये एक सिंगल यूनिट हो गया, दिस इज अ सिंगल यूनिट, तो पूरा A imply B एंटीसीडेंट है. एंड नाउ आई हैव टू लुक इन दिस डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में नंबर्स को देखना है. ये बेटा समझ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैटर यहाँ पे करता है हेड और टेल का. तो भाई यही लॉजिक रहेगा कि अगर आप 1 implies 0 लिखोगे आउटपुट में 0 आएगा, बाकी हर केस में 1 आएगा. तो यहाँ पे 1 implies 0 है, 0 लिख दो, और यहाँ 1 implies 0 है, 0 लिख दो, यहाँ 1 implies 0 है, 0 लिख दो. फाइनल में दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1. दिस इज योर फाइनल आउटपुट, दिस इज योर फाइनल आउटपुट. ठीक है बच्चों. तो क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं कि भाई फाइंड आउट A implies B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B implies C. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके ब्रैकेट्स के कंपोनेंट्स को आपको ध्यान से समझना होगा. हमें दिया है A imply B और उसका कॉम्प्लीमेंट, और B imply C भी है, और उन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट है, डॉट है. तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि A imply B क्या आना है. ठीक है. अब A imply B एक बार आपने निकाल लिया, आपको A imply B जो आपने ये निकाला है ताजा ताजा, इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लेना है, क्योंकि यही मेरे को चाहिए. A imply B तो चाहिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लेकिन निकालने के लिए A imply B निकालो. फिर निकालना है B imply C. एक बार आपने B imply C भी निकाल लिया, नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू. A imply B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट B implies C, B implies C. तो ये इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जहां पे आपका देखो A B C तो सेम है, आगे की चीजें बदल जाती हैं. किस तरीके से बदली, यू शुड नो दिस वेरी वेरी वेल. हमें A imply B चाहिए, और इंप्लीकेशन में वी नीड टू रिमेंबर कि कभी भी पहला 1 दूसरा 0 आउटपुट विल बी 0. तो भाई इन्हीं दोनों को देखना है, पहला 1 दूसरा 0 इन्हीं दो जगह मिलता है, तो ये 0 हो जाएगा. अच्छा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं बच्चों, लेट्स यूज येलो. ये दोनों 0 हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे 1 हो जाएंगे. ठीक है. आपको सिर्फ लुकआउट करना था, पूरा देखो ध्यान भी नहीं दिया मैंने, सिर्फ 1 और 0 देखा. इवन 4 वेरिएबल्स कैन बी आस्क्ड लाइक x बट मोस्टली 3 वेरिएबल्स. भाई लोग अपनी चैट चली, सर मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं 4 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है. देखो ट्रुथ टेबल का वेरिफिकेशन में 3 वेरिएबल का ही आएगा, लेकिन ट्रुथ टेबल का एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन. उस स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए 4 वेरिएबल चाहिए होते हैं, x y z w ऐसा दे देंगे, A B C D दे देंगे, इट आई डोंट नो क्या दे सकते हैं, बट 4 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा. लेकिन वेरीफाई में जनरली 2 वेरिएबल का क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएबल का क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ये करना है जो मैं कर रहा हूं, इसमें 3 ही वेरिएबल्स आपसे पूछे जाएंगे. अब क्या करना है, A imply B का कॉम्प्लीमेंट करना है. भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो 1 था उसको 0 कर दो, और जो 0 था उसको 1 कर दो, मतलब इन्हीं दोनों जगह पे हमें 1 मिल जाएगा. B imply C देखना है, मतलब कि आपको इस डायरेक्शन में देखना है. B imply C, तो B में कहां 1 है, B में इस जगह पे 1 है, इस जगह पे 1 है, इस जगह पे 1 है, और इस जगह पे 1 है. तो 1 implies 0 जहां दिखे, ये तो नहीं है, 1 implies 0 जहां दिखेगे वहां पे आपको 0 करना है. तो 1 implies 0 इस जगह पे, तो यहाँ पे 0 करोगे, इस जगह पे नहीं है तो कुछ नहीं करना, 1 implies 0 इस जगह पे 0 कर दोगे, बाकी सारे के सारे हैं 1, सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो आपके 1 आ गए. अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कर लेना है. तो प्रोडक्ट का सिंपल सा मीन है मल्टीप्लाई कर दो. ये क्या है, कंजंक्शन का सिंबल है, कंजंक्शन में मल्टीप्लाई करना होता है. दिस इज 0 0 0 0 1 1 0 एंड 0. ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन.
ठीक है। अब देखो जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, वो इस लॉजिक पे आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ए इंप्लाइज बी, जहां पे इस ए को मैं बोलता हूं एंटीसीडेंट, दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट, एंड दिस गाय हियर, दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये दो डिफरेंट नाम है। डिपेंड किस पे करता है, बंदा हेड पे है या बंदा टेल पर है। टेल पे है तो एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक है, वरना एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट यही होता है। अब देखो इस पे मेन क्वेश्चंस बनते हैं ऑन अ टॉपिक नोन एज अ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। नाम तो सुना ही होगा। तो आपके जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, यू हैव अ ओरिजिनल स्टेटमेंट, दैट ओरिजिनल स्टेटमेंट इज बेसिकली ए इंप्लाइज बी। देखो समझना, आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है ए इंप्लाइज बी, ठीक है। अब इसका मैं कन्वर्स भी निकाल सकता हूं, इसका इनवर्स भी निकलेगा, एंड इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलेगा। अब ये चीजें क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, दीज आर द कॉन्सेप्ट विच इज ओनली एप्लीकेबल टू इंप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है। जो इंप्लीकेशन वाली चीजें खाली उसी में एप्लीकेबल है। इस पे ए इंप्लाइज बी अगर कोई चीज लिखी है बेटा, तो ये ए इंप्लाइज बी अगर आप कन्वर्ट करते हो तो एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हो। इसमें क्या करते हैं, इसमें वी चेंज पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये होता है आपका कन्वर्स। तो अगर ए इंप्लाई बी लिखा है तो आप उसको क्या कर दोगे, बी इंप्लाई ए कर दोगे, दैट्स इट। इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। ये जो ए इंप्लाई बी है इसका ये कन्वर्स कहलाएगा। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, प्लेस रिमेन सेम, जो प्लेस है निगेट। अब निगेट मतलब क्या होता है कि भाई प्लेस तो सेम रहेगी, मतलब आप ए इंप्लाई बी था तो वो ए इंप्लाई बी ही रहेगा, लेकिन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। इसको कहते हैं इनवर्स करना, ठीक है। कॉन्ट्रापॉजिटिव में चेंज द प्लेस एज वेल एज निगेट, चेंज द प्लेस एज वेल एज निगेट। व्हाट डज दिस मीन कि भाई ए इंप्लाई बी था, दिस विल बिकम, भाई चेंज द प्लेस मतलब बी इंप्लाई ए होगा और उस पर कॉम्प्लीमेंट भी लग जाएगा। तो ये होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों या नहीं? बी कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, जी। तो ये होती हैं इस ओरिजिनल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो आउटपुट पूछे जा सकते हैं। ये 2-2 नंबर में सालों से आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर में सालों से आ रहे हैं, और इस पे क्या ही वेरिएशन वो पूछ सकते हैं। देखो वेरिएशन भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या वेरिएशन आ सकते हैं, वो वेरिएशन समझो। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा कि आपको दे दिया इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट इंप्लाई बी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंप्लाई बी दे दिया, तो आपके जो आउटपुट्स बनेंगे वो इसी के बेसिस पे बनेंगे। अब वो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो वी चेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, तो ये आपका बन जाएगा बी इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में है उसी तरीके से आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इनवर्स में क्या होगा, पोजीशन वही रहनी है, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास था और बी था, अब इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है। अभी मैं आपको आगे ये चीज समझाऊंगा कि किसी भी चीज का डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ना ही लगाओ तो अच्छा है, ठीक है। तो इनवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, यानी जिस पे लगा था उससे हट गया, क्लियर है। तो ये ए इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बेसिकली क्या होता है, पोजीशन भी चेंज होगी, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं भी दिया होगा डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, इनकी पोजीशन भी चेंज होगी और कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा। तो व्हाट दिस मीन इज बी कॉम्प्लीमेंट implies A, something like this, क्लियर है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगला टाइप ये बोला जाएगा मे बी कि भाई पहले वाले में नहीं लगा, अब दूसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो इस पे भी क्वेश्चन बना देंगे आपसे। तो क्वेश्चन जो बनेगा भाई, इसके अलावा कुछ आगे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी बेस क्वेश्चन आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसको स्टेटमेंट में दे देंगे। स्टेटमेंट से भी नहीं डरना है, अभी मैं स्टेटमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं होना है, समझाता हूँ, चिल रहो, ठीक है। तो अब ए इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट अगर बच्चों आपका लिखा है तो इसका जो कन्वर्स होगा वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज ए। तो पोजीशन स्विच करी, कॉम्प्लीमेंट में फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी। भाई डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ना ही लगाओ तो अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन भी चेंज होगी, कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा दोनों पे, तो बी इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लास्ट बनाते हैं एक और, लास्ट बचा अपने पास। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि भाई क्वेश्चन ही ऐसा बोल दिया कि भाई दोनों पे ही कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कुछ बन ही नहीं सकता, इन्हीं में से आएगा अगर स्टेटमेंट पे आपसे पूछ रहे हैं तो। मैं रटवा कुछ भी नहीं है, उसे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, दैट सिंपली मींस इसका कन्वर्स हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, पोजीशन चेंज कर दी, इसमें क्या होगा भाई, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सो दैट्स हाउ यू शुड डू
these things. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ओरिजिनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालना है इस टेबल से बड़े प्यार से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबको हो गया क्लियर? एक लास्ट चीज, ये आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक खत्म करवा देगा, वो समझ लो बस बेटा, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब देखो आप यहाँ पे लिखते हो, इसको फिल करते हो 0 1 0 1 0 1 0 1, दिस इज 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1, दिस इज 4 बार 0 एंड 4 बार 1। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स लिखी XYZ मतलब बहुत सारी चीजें आपने बनाई, आपको कुछ आउटपुट्स निकालने थे, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया होगा, समथिंग समथिंग समथिंग, और आंसर फाइनल आउटपुट में कुछ ऐसा आ रहा है, फाइनल आउटपुट जो आपका आ रहा है, जो आप चाहते हो, वो सारे के सारे 1 आ गए। यहाँ पे कुछ काम किया, कुछ लिखा, x इज समथिंग, मानो a प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा आपने बोल दिया। ठीक है, a प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, नहीं ऐसे नहीं आएगा, a कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं, आ जाएगा फिर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी नहीं आएगा, एक में कॉम्प्लीमेंट और लगेगा, इस पे लगा दो। ये केस आप देख सकते हो, इसमें क्या होगा बेटा कि सारे के सारे 1 आ जाएंगे, इसमें क्या होगा, सारे के सारे यहाँ पे 1 आ जाएंगे। अब बेटा अगर ये सारे के सारे 1 है, अगर ये सारे के सारे 1 है, दिस ट्रुथ टेबल इज नोन एज अ टोटोलॉजी। अगर फाइनल आंसर जो ट्रुथ कॉलम है आपका, दिस इज नोन एज अ ट्रुथ कॉलम। तो इफ द ट्रुथ कॉलम कंसिस्ट ऑफ, इस केस में क्या है, सारे 1s है, ऑल 1s, सारे 1s हो सकते हैं, बट और भी पॉसिबिलिटीज है ना, सारे के सारे जीरोस भी हो सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1s। ठीक है, ये 4 चीजें आपके साथ हो सकती हैं, मतलब 3 चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अगर ये सारे 1 जो ट्रुथ कॉलम है, ये सारे के सारे 1 हो गए, तो ये टोटोलॉजी कहलाते हैं, टोटोलॉजी। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस इज नोन एज अ कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी है, वो सिचुएशंस के नाम है कि अगर आपका जो फाइनल आंसर है वो सारे 1 आ रहे होंगे तो उनको हम टोटोलॉजी बोल देंगे, अगर सारे 0 आ रहे होंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन बोल देंगे, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1 है तो उसको हम लोग कंटिंजेंसी बोल देते हैं। तो मोस्टली हमारी जो टेबल्स होती है वो कंटिंजेंसी होती हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1s होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मींस सारे जीरोस हैं, टोटोलॉजी मतलब T से ट्रुथ, सारे 1s, कंटिंजेंसी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड 1s। तो इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ आपका जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है ना, वो समाप्त है। इतना ही है प्रोपोजिशनल लॉजिक। आई होप मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर पाया। इसके बाद आता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं लॉज के बारे में, उसके बाद गेट्स भी आएंगे, तो एवरीथिंग वी आर डूइंग एक साथ। तो एक एक दिन में मैंने प्रॉमिस किया था आपको ये खत्म करके दूंगा, और आई होप समझा के मैं खत्म कर पाया। भगाया नहीं, समझा के खत्म करना जरूरी था, भगाना जरूरी नहीं था क्लास को। क्या ये बातें समझ में आई सबको? जल्दी yes or no टाइप कर दीजिए चैट में फटाफट। बहुत बढ़िया सा, बढ़िया। अभी देखो, अभी तो कुछ नहीं है, जब कार्नो मैप, अभी गेट्स आएंगे, अभी बूलियन, जब बूलियन लॉजिक्स आएंगे तब मजा आएगी और ज्यादा, जब थ्योरम्स पढ़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, गेट्स भी बड़े मजेदार तरीके से समझाऊंगा, अच्छा लगेगा। ठीक, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।